तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर अब सामने आएगी राजीव। तो ऐसे में हम इंतजार अभी 4 तारीख का करना होगा या फिर कुछ खेल समझ में आ रहा है? क्योंकि कल एक और बड़ी खबर नवाब मलिक को लेकर, जो आखिरी मिनटों में जिस तरह से एबी फॉर्म उन्हें थमाया गया, नामांकन कराया गया, मतलब पूरा पॉलिटिकल प्रेशर यहां पर बीजेपी की तरफ से था, बावजूद इसके उन्हें मैदान में उतार दिया गया। तो ये जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं दोनों ही गठबंधनों में, यहां अगर मैं बात करती हूं तो अजित शिंदे में जो भीतर गात है और उधर कांग्रेस उद्धव में भी इसी तरह की जो लड़ाई नजर आ रही है, अंदर खाने कौन सा खेल चल रहा है कुछ समझ में आ रहा है राजीव? कौन मजबूत, कौन किस पर हावी दिख रहा है? पहली बात तो पूजा यह है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आपने अलग अलग राज्यों की राजनीतिक समझ विकसित की है, उसके लिए छोटी दिवाली के दिन आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और आप जो है जिस तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स को इन दिनों कंडक्ट करती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय के साथ जो आपने तैयारी की है और तैयारी के साथ आती। अब बात यह है कि जो सवाल आपने पूछा और दर्शकों के लिए भी, 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में और 2 बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं और नॉमिनेशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख खत्म हो गई। दोनों गठबंधन, ज्यादातर बातें विनोद ने बताई दी हैं, दोनों गठबंधन ये बता नहीं सकते कि कितनी सीटों पर किसके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, बस आप इतने ही से समझ लीजिए। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर डमी बागी कैंडिडेट नहीं है, कोई भी एक सीट नहीं है। अभी हमने तो 2 गठबंधनों की बात की। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठवाड़ा की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों से 10-10 मनोज जरांगे पाटिल के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। 4 तारीख को मनोज जरांगे पाटिल अपना पत्ता खोलेंगे कि किस सीट पर उनका उम्मीदवार रहेगा, कौन कौन लोग अपने नामांकन वापस लेंगे, किस किस सीट पर उनके उम्मीदवार रहेंगे, किस सीट पर वो किसको समर्थन देंगे। 4 तारीख के बाद ये फैसला होगा। विनोद ने बहुत सारी बातें बता दी। बड़ी इंटरेस्टिंग बारामती में जो कहानी हुई है, विनोद ने बताया ही है। अजीत पवार चश्मा निकाल के रोने लगे जब उनका भतीजे की बात आई, तो शरद पवार ने उसको कल काउंटर किया कि इसी बारामती से मैंने एक पार्टी खरीद की थी और उस पार्टी को कोई लेके भागने की कोशिश कर रहा है, हमें अदालत में उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए खड़ा कर दिया, वो यहीं का आदमी है। वो अपने भतीजे अजीत पवार के बारे में कह रहे थे, अजीत पवार के भतीजे उनके खिलाफ खड़े हो गए। और अभी अभी खबर आई है कि शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता ने अजीत पवार के खिलाफ बारामती से पर्चा दाखिल कर दिया। और आप देखिए कल एकनाथ शिंदे ने अपने 2 उम्मीदवारों को, जो विनोद बता रहे थे, 2 उम्मीदवारों को हेलीकॉप्टर से एबी फॉर्म भेजा जहां पर अजीत पवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से फ्रेंडली फाइट की बात। इसी तरह कांग्रेस पार्टी, अगर आप देखें तो 102 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने एबी फॉर्म दे दिया है। अगर आप देखें तो 88 लोगों ने अभी एबी फॉर्म के हिसाब से 88 शिवसेना के हैं और 87 शरद पवार के। अब क्या गणित है, किस सीट पर क्या फ्रेंडली है, किसको क्या है, कुछ अभी समझ में आ नहीं रहा है। ये नामांकन 4 तारीख को जब वापस होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, कहां कहां फ्रेंडली फाइट्स है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमवीए की, 85-85 का अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद जिसकी जो समझ में आए वो अपने हिसाब से सीटों का ले रहा है। जहां तक नवाब मलिक की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दाऊद का करीबी बताया था, उनको देशद्रोही बताया था, सारी बातें की थी। अजीत पवार पर यह प्रेशर था कि वो अपने आने वाली जो आधिकारिक लिस्ट है उसमें नवाब मलिक का नाम नहीं डालेंगे। ये सही नहीं होगा गठबंधन धर्म के लिए, इसका मैसेज सही नहीं जाएगा। अजीत पवार ने इंतजार किया और नवाब मलिक का भी पर्चा दाखिल करा दिया। उनकी बेटी को उन्हीं की सीट से उतार दिया। अब वहां भी उस सीट पर जिस पर अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी को उतार दिया, वहां पर फेमस एक्टर जो है स्वरा भास्कर, उनके पति को एनसीपी ने उनका नाम मैं भूल रहा हूं, देखिए स्वरा भास्कर से उनका नाम ज्यादा याद आता है, तो वो फहद, तो उनको जो है वो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने फोन करके, मतलब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फोन किया शरद पवार को, सुप्रिया सुले को, फिर उनको एनसीपी ज्वाइन करा गई, उनको टिकट दिया गया। ऐसे ऐसे हर जगह काम हो रहा है।
इस पार्टी से नहीं तो उस पार्टी से तो नहीं इस पार्टी से। अभी ये चुनाव के पहले, चुनाव के बाद कौन किधर जाएगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो अभी 4 तारीख तक इंतजार कीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कंफ्यूजन कहाँ है और सच्चाई कहाँ है। तो ये अभी पूरा का पूरा महाराष्ट्र का चुनाव इसी कंफ्यूजन में, और नेता तो है ही, जनता में तो अभी 10 दिन हो के आया हूं अलग अलग इलाकों से। गांव की जनता हो, शहर की जनता हो, सब के सब कंफ्यूज है कि वोट दें तो किसको दें और कौन कब किधर चला जाएगा। एक नाथ शिंदे बाद में उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं, उद्धव ठाकरे बाद में बीजेपी के साथ चले जाएं, शरद अजीत एक हो जाए, कांग्रेस पार्टी में क्या हो क्या नहीं हो, ये पूरी चर्चा महाराष्ट्र में चल रही है। मुझे लगता है 4 तारीख के बाद ही ज्यादा इसमें स्थितियां क्लियर होंगी। एक और छोटा सा सवाल यहाँ राजीव, अगर इतनी कंफ्यूजन यहाँ पर है तो फिर इस महाराष्ट्र के इस चुनाव में जीत का वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? देखिए ये बहुत एक तरह से ना एग्जिस्टेंस का सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति में। उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का, शरद पवार से ज्यादा उनकी पार्टी का, सुप्रिया सुले का। शरद पवार की उम्र और बीमारी आप जानती हैं, और इस उम्र में उस आदमी ने महाराष्ट्र की सियासत में जैसी भूमिका निभाई है, आने वाली सदियों तक मुझे लगता है, अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो शरद पवार को इस मामले में तो आपको याद करना पड़ जाएगा कि ऐसी गंभीर बीमारी में और इस उम्र में जिस तरह से वो इस पूरे चुनाव को और पिछले चुनाव को उन्होंने लिया है, और जिस तरह से वो एक एक सीट की बात कर रहे हैं और एक एक सीट पर काम कर रहे हैं, वो मैं देख के भी आया हूं। तो वो काबिल तारीफ आने वाले दिनों में, मैंने कहा ना, वो याद रखा जाएगा। हार जीत एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव के लिए ही कहा जाता है कि हरियाणा का चुनाव पहले निपटवाया, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पिछले 15 सालों से या उससे भी पीछे साथ साथ होते थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरा संसाधन, पूरी ताकत, पूरी रणनीति वो लगा सके। इसलिए महाराष्ट्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में अकेले दम पर इतनी सीटें लाने में कामयाब हुई थी, तो उसे अगले चुनाव में अकेले दम पर सरकार बनाने, हालांकि वो इतनी सीटों पर नहीं लड़ रही है, 148 सीटों पर, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये शरद पवार के लिए, ये उद्धव ठाकरे के लिए, एक नाथ शिंदे के लिए, वो कहते हैं, एक भोजपुरी में कहावत है, गए मियाँ रहमू अहमू न वहमू। तो वही बात है, एक नाथ शिंदे 2.5 साल तो सीएम रह गए, लेकिन अब उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है कि इस चुनाव के बाद वो कहाँ रहेंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। और इसी तरह अजीत पवार की, ये सबके एग्जिस्टेंस का सवाल है महाराष्ट्र का चुनाव। कैसे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, एक नाथ शिंदे बीजेपी और कांग्रेस के सामने अपने अस्तित्व को, अपनी साख को बचा पाएंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियां। तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत अस्तित्व का और इन नेताओं के लिए अस्तित्व का सवाल का चुनाव है।